हाई स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड हो रहा है एंड ज्यादातर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हाई ग्रोथ स्टॉक्स अच्छी रैली होने के कारण वैल्यूएशन के टर्म्स में महंगे हो गए हैं। तो क्या प्रेजेंटली कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, हाई ग्रोथ हो एंड स्टॉक मार्केट में हुए रिसेंट अपरन के बावजूद भी वैल्यूएशंस में चीप हो एंड कंपनीज अच्छा खासा कैपेक्स भी कर रही हो? तो जानेंगे सब इसी वीडियो में। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। इस तरह के कंटेंट को आप तक लाने में काफी मेहनत लगती है। मेरी मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। तो सबसे पहले हमें देखना है कि स्टॉक मार्केट अभी फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या लो वैल्यूएशन पर है। तो उसके लिए हम सिर्फ लास्ट 5 ईयर्स का डाटा ही स्टडी करेंगे। ज्यादा पुराना डाटा इसलिए हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि 10 साल पहले क्या था कि निफ्टी का पीई 24-25 पर भी ओवर वैल्यूड माना जाता था एंड 24-25 के पीई पर मार्केट करेक्शन ले लेती थी। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स का डाटा देखें तो निफ्टी का पीई जनरली 27 तक भी ओवर वैल्यूड नहीं माना गया है क्योंकि कोविड क्रैश से पहले निफ्टी 27 के पीई के अराउंड ट्रेड कर रही थी। एंड हम सब जानते हैं कि जो गिरावट हुई थी वो हाई पीई के कारण नहीं हुई थी बल्कि कोविड आउटब्रेक के कारण हुई थी। इसलिए हम कंजर्वेटिव अप्रोच के लिए निफ्टी के 26 तक के पीई को फेयरली वैल्यूड मानेंगे एंड 27 के पीई के बाद हमें अलर्ट होने की जरूरत है। एंड जो प्रेजेंट पीई है निफ्टी का वो है 23.9 का, इसलिए हमें अभी डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्लू हमें मिलेगा कि एफआईआईज एंड डीआई इस टाइम क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एफआईआईज डीआईज का एक्टिविटी डाटा देख लेते हैं। मंथ वाइज एफआईआईज एंड डीआईज का एक्टिविटी डाटा अभी हमारी स्क्रीन पर है। जो लेफ्ट साइड स्क्रीन पर डाटा है वो एफआईआईज का एक्टिविटी डाटा है एंड राइट साइड पे डीआईज का एक्टिविटी डाटा है। अगर मंथ वाइज डाटा की बात करें तो फरवरी 23 से लेकर जून 23 के बीच में लगातार नेट बाइंग हुई है, क्योंकि अगर बीच में सेलिंग भी हुई है तो वो बाइंग से कम हुई है एंड अगर दोनों नंबर्स को ऐड करें तो वो पॉजिटिव नंबर आएगा। फरवरी में बाइंग ज्यादा हुई है, सेलिंग कम हुई है। मार्च में सिर्फ बाइंग हुई है, अप्रैल में भी सिर्फ बाइंग हुई है, मई में बाइंग ज्यादा हुई है, सेलिंग कम हुई है एंड जून में भी सिर्फ बाइंग ही हुई है। वही अगर जुलाई का डाटा देखें तो डीआईज ने 8000 करोड़ के अराउंड नेट सेलिंग की है एंड एफआईआईज ने 14,500 करोड़ के अराउंड बाइंग की है। तो ओवरऑल यहां पर भी नेट बाइंग ही रही है। दोनों तरह का डाटा यानी कि पीई रेशो एंड एफआईआईज डीआईज का डाटा देखकर लगता है कि अभी हमें फियरफुल होने की जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में हम 7 कंपनीज को आपके सामने रखने वाले हैं जो वैल्यूएशन के टर्म्स में आज भी या तो लोअर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है एज कंपेयर टू सेक्टर एंड उसके साथ सारे के सारे ग्रेट बिजनेस हैं। सारी कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग है। अपने रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट्स को फ्यूचर में और भी बढ़ाने के लिए कंपनीज बड़ा कैपेक्स भी कर रही हैं। फर्स्ट कंपनी जिसे हमने फुल वीडियो बनाकर एनालाइज किया था 25 मार्च को इस लेवल पर, कंपनी ने वहां से कुछ अपरन तो दिखाया है लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। कंपनी का नाम आयशर मोटर्स है। तो एज अ डिस्क्लेमर मैं बताना चाहता हूं कि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई आयशर मोटर्स। तो फर्स्ट रीजन है कि कंपनी मिड साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट में इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी लीडरशिप पोजीशन होल्ड करती है। कंपनी की प्रेजेंस 60 प्लस कंट्रीज में है। सेगमेंट में दैट इज 250 सीसी से 750 सीसी में कंपनी इंडिया में मेजॉरिटी शेयर होल्ड करती है एंड ग्लोबल मार्केट में भी रिस्पेक्टफुल पोजीशन होल्ड करती है। अमेरिकन मिड साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपनी 8% मार्केट शेयर होल्ड करती है। एशियन पैसिफिक रीजन में कंट्री 9% मार्केट शेयर होल्ड करती है। यूरोपियन, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन मार्केट में कंपनी 9% मार्केट शेयर होल्ड करती है। ग्लोबल मिड साइज मार्केट अंडरसर्व्ड है एंड कंपनी की वॉल्यूम में इंटरनेशनल बिजनेस में 4 टाइम्स ग्रोथ हुई है फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच में। कंपनी के रेवेन्यू में अगर इंटरनेशनल बिजनेस के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 16 में 3.1% था एंड इस फाइनेंशियल ईयर में जाने की फाइनेंशियल ईयर 23 में 14.4% हो गया है, जो कि एक बड़ी ग्रोथ है। फाइनेंशियल ईयर 20, 21 एंड 22 में कंपनी ने जो कैपेक्स किया था वो कंप्लीट हो चुका है एंड यही कारण है कि कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स आज बढ़कर 3084 करोड़ हो गए हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल डेवलपमेंट के लिए कंपनी ने 1000 करोड़ का कैश आउटले अनाउंस किया है जो फर्दर कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करेगा। कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो नियर टर्म लो से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आया है, तो यहां डाउन साइड रिस्क भी कम है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो कंपनी के 1 ईयर का मीडियन पीई 37.7 है एंड कंपनी का प्रेजेंट पीई उससे कम है। वही 3 ईयर बेसिस पर देखें तो भी कंपनी अपने 3 ईयर मीडियन पीई से नीचे ट्रेड कर रही है। 5 ईयर बेसिस पर भी कंपनी अपने मीडियन पीई से नीचे ट्रेड कर रही है। 10 ईयर्स के बेसिस पर भी कंपनी अपने मीडियन पीई से नीचे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपनी अपने लाइफ टाइम मीडियन पीई के अराउंड ही ट्रेड कर रही है। तो अगर हम इंडस्ट्री का पीई देखें वो 34.8 है एंड कंपनी का पीई 34.1 है, तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ कंपनी लॉन्ग टर्म के साथ साथ नियर टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। नेक्स्ट कंपनी जिसे हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो जेके लक्ष्मी सीमेंट है। अगेन क्वेश्चन आता है कि बाय जेके लक्ष्मी सीमेंट। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी का सीमेंट प्रोडक्शन के लिए जो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है वो पूरी
इंडस्ट्री में सबसे कम है। अगर आप देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट का भी जेके लक्ष्मी सीमेंट से पावर एंड फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा है, एसीसी लिमिटेड का भी ज़्यादा है, अंबुजा सीमेंट का भी ज़्यादा है, इंडिया सीमेंट्स का भी ज़्यादा है। मीन्स ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इतने कम पावर एंड फ्यूल कॉस्ट पर अपने सीमेंट का प्रोडक्शन करती हो। कंपनी ये सब कैसे कर पा रही है? तो उसका रीज़न ये है कि जो जेके लक्ष्मी सीमेंट है वो अपनी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का 33% रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल करती है। उसके बाद कंपनी की एक और सब्सिडरी जिसका नाम है उदयपुर सीमेंट्स, वो अपनी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का 46% रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल करती है। तो दोनों का अगर मिला दें तो 35% कंपनीज का एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल होता है। एंड यही कारण है कि कंपनी सबसे कम फ्यूल एंड पावर कॉस्ट पर सीमेंट प्रोड्यूस कर पा रही है। एंड नेक्स्ट रीजन है कि सीमेंट इंडस्ट्री की इंडिया में आउटलुक काफी बेटर हो रही है। 2016 से 2022 के बीच की बात करें तो कंपनीज ने अपनी कैपेसिटी को 5.6% के CAGR से बढ़ाया, जबकि जो डिमांड थी वो 4.4% के CAGR से बढ़ रही थी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल 27 के जो एस्टिमेट्स हैं वो ये हैं कि कंपनीज अपनी कैपेसिटी को 5.7% के CAGR से बढ़ा रही हैं, जबकि जो डिमांड है वो 8% के CAGR से बढ़ रही है। तो 2016 में जो सरप्लस कैपेसिटी थी कंपनीज की वो 34% थी, फाइनेंशियल ईयर 22 में सरप्लस कैपेसिटी 36% थी, एंड एस्टिमेट्स है कि 2027 में जो सरप्लस कैपेसिटी है वो कम होकर 29% रह जाएगी, जिससे सीमेंट कंपनीज फ्यूचर में और भी बेटर परफॉर्म कर सकती हैं। कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने नियर टर्म लो के अराउंड ही है एंड 660 के लेवल पर एक अच्छी सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस में डाउन साइड रिस्क कम दिख रहा है। उसके बाद प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो इंडस्ट्री का पीई 33 है एंड कंपनी का पीई है 22.4। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी में इस टाइम एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। थर्ड कंपनी जिस पर हमने काफी डिटेल्ड वीडियो बनाया था 8 मार्च को, वो वहां से 32% के रिटर्न्स बनाकर दे चुकी है। कंपनी का नाम मेट्रो ब्रांड्स है। एज अ डिस्क्लेमर मैं बताना चाहता हूं कि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। 8 मार्च वाले वीडियो में हमने पूरे फैक्ट एंड स्टडी के बेसिस पर बताया था कि ये कंपनी फ्यूचर में फुटवियर सेक्टर में क्यों आउट परफॉर्म कर सकती है, लेकिन इसके लिए भी हमें कुछ व्यूअर से क्रिटिसिज्म सुनने को मिला था, जबकि हमने सारी स्टडीज को सामने रखा था। क्वेश्चन आता है कि बाय मेट्रो ब्रांड्स, तो उसका सबसे पहले रीजन ये है कि मेट्रो ब्रांड्स एस्पिरेशनल कंज्यूमर सेगमेंट को टारगेट करता है एंड यही कारण है कि कंपनी पूरे फुटवियर सेगमेंट में सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जनरेट कर पा रही है। एंड उसके बाद कंपनी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पर काम करती है, मींस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर प्रोडक्शन करवाती है। वुमेन फुटवियर सेगमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ के एस्टिमेट्स है, दैट इज 20% CAGR अप टू 2030। इस सेगमेंट से कंपनी 40% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। नेक्स्ट रीजन ये है कि फॉरेन ब्रांड्स जो इंडिया में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहती है उनको भी कंपनी एक अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। एथलीजर सेगमेंट में इंडिया में मैसिव ग्रोथ को देखते हुए कंपनी ने क्रेवेटेक्स नाम की कंपनी का एक्विजिशन किया है, जिसके पास फीला, बैंड्स एंड प्रोलिंस जैसे ब्रांड्स हैं। एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है। अब कंपनी की रेवेन्यू में अप्रॉक्सीमेट 600 करोड़ एनुअली क्रेवेटेक्स से आएगा। एक पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये कि क्रेवेटेक्स एक लॉस मेकिंग कंपनी है एंड नियर टर्म्स में ये मेट्रो ब्रांड्स के प्रॉफिट मार्जिन्स को इंपैक्ट कर सकता है। कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर निकल गया है, लेकिन अगर प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो इंडस्ट्री पीई 81.8 है एंड कंपनी का पीई है 80.9। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी फेयरली वैल्यूड है। इस तरह के स्टॉक्स में SIP मोड में या फिर करेक्शन में मिले तो हमें डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी SRF है। कंपनी का प्राइम बिजनेस केमिकल्स का है, जिससे कंपनी 43% रेवेन्यू जनरेट करती है। केमिकल सेगमेंट में कंपनी फ्लोरोकेमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में ऑपरेट करती है। कंपनी के पास 2 R&D सेंटर्स है एंड 83 अप्रूव्ड ग्लोबल पेटेंट्स है। उसके बाद कंपनी पैकेजिंग फिल्म बिजनेस से 40% रेवेन्यू जनरेट करती है। इस सेगमेंट में कंपनी के पास 3 प्लांट्स हैं इंडिया में, उसके बाद एक प्लांट है थाईलैंड, साउथ अफ्रीका एंड हंगरी में। टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस से कंपनी 14% रेवेन्यू जनरेट करती है एंड उसके बाद 3% अदर सेगमेंट से आता है। मैनेजमेंट फ्यूचर में 20% की टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए कंपनी का 2000 करोड़ का कैपेक्स अंडर प्रोग्रेस है फॉर स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फ्लोरोकेमिकल्स। ये कैपेक्स इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट होना है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इस कैपेक्स से ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 24 से फाइनेंशियल ईयर 28 के बीच जो कंपनी का टोटल अनाउंस्ड कैपेक्स है वो 15,000 करोड़ का है, जो कि ह्यूज है। केमिकल सेक्टर मेगा रैली के बाद अभी कंसोलिडेशन में है, तो आप यहां देख सकते हैं कि अक्टूबर 21 के बाद SRF का स्टॉक प्राइस भी लगातार कंसोलिडेशन में चल रहा है एंड अपने नियर टर्म लो के अराउंड है, तो यहाँ हमें डाउन साइड रिस्क कम दिख रहा है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो कंपनी का पीई अपने 1 ईयर मीडियन पीई से नीचे है एंड 3 ईयर के मीडियन पीई से भी नीचे है, जिससे इस लेवल पर वैल्यू बाइंग मानी जा सकती है। नेक्स्ट कंपनी बैंकिंग सेक्टर से है एंड कंपनी का नाम फेडरल बैंक है। कंपनी में झुंझुनवाला फैमिली एंड जिरोदा ब्रोकिंग लिमिटेड की भी इन्वेस्टमेंट है। जो मेन रीजन है इस बैंक को सिलेक्ट करने का वो ये है कि फेडरल बैंक नियो बैंकिंग पर काफी फोकस कर
रहा है। नियो बैंक्स वो बैंक्स हैं जो बिना फिजिकल ब्रांचेस के ऑपरेट करते हैं। इस तरह के बैंक्स का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स ड्यू टू लेस कॉस्ट इन्वॉल्व इन रनिंग ब्रांचेस। कंपनी आज अपने 80% अकाउंट डिजिटल ओपन करती है, विच शोज के नियो बैंकिंग को बैंक अच्छे से अडॉप्ट कर पा रहा है। बैंक की एसेट क्वालिटी लगातार बेटर हो रही है। ग्रॉस एनपीए आज 2.38% है एंड नेट एनपीए 0.69% है, जो कि अच्छे हैं। उसके बाद बैंक की कासा रेशो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार बेटर होते दिख रहे हैं। कंपनी के स्टॉक प्राइस में अक्टूबर 22 के बाद लगातार कंसोलिडेशन चल रहा है एंड प्रेजेंट प्राइस जो है वो नियर टर्म लो के पास ही है, जिससे हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिलती है। वही अगर प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 1 ईयर के मीडियन पीई से नीचे ट्रेड हो रहा है, 3 ईयर के मीडियन पीई से भी नीचे ट्रेड हो रहा है, 5 ईयर के मीडियन पीई से भी नीचे ट्रेड हो रहा है, 10 ईयर्स के मीडियन पी से भी नीचे ट्रेड हो रहा है एंड ऑल टाइम मीडियन पी से भी नीचे ट्रेड हो रहा है। कंपनी का पी 8.03 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 15.3 है। तो इस स्टॉक में भी एक अच्छी वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट कंपनी पेंट सेक्टर से है, कंपनी का नाम इंडिगो पेंट्स है। अगेन क्वेश्चन आता है कि बाई इंडिगो पेंट्स। फर्स्ट रीजन यही है कि कंपनी की 32.1% रेवेन्यू ऐसे सेगमेंट से आती है जिसका सेक्टर में कोई कंपटीशन ही नहीं है एंड ये एक साल पहले 29.6% थी। इतने हाई एंट्री बैरियर वाली मार्केट होने के बावजूद भी कंपनी अपने बिजनेस को एफिशिएंटली ग्रो कर पा रही है। नेक्स्ट रीजन ये है कि तमिलनाडु वाले प्लांट में कंपनी का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा था वो पूरा हो गया है। ट्रायल प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है एंड एक्सपेक्टेड है कि कमर्शियल प्रोडक्शन भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। इससे कंपनी की लिक्विड पेंट कैपेसिटी भी डबल हो गई है। प्लांट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ फ्यूचर में लिक्विड पेंट कैपेसिटी को और भी बढ़ाया जा सके। कंपनी ने केमिकल कंपनी जिसका नाम एप्पल केमी है उसमें मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया है। इस कंपनी की एक्सपर्टाइज वाटर प्रूफिंग एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल में है, जो इंडिगो पेंट्स को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेटर करने में हेल्प कर सकती है। उसके बाद जोधपुर में कंपनी एक और लिक्विड पेंट प्लांट लगाने पर प्लान कर रही है जिसकी कैपेसिटी 90,000 किलोलीटर पर एनम होगी। स्टॉक प्राइस अपने बॉटम से थोड़ा ऊपर आया है लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्सीमेट 40% नीचे है, जिससे एक बेटर डाउन साइड प्रोटेक्शन मिलती है। वही अगर प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो इंडस्ट्री का पीई 58.7 है एंड स्टॉक का पीई है 51.7। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कंपनी में अभी भी वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट कंपनी स्टॉक्स, कमोडिटी एंड करेंसी ब्रोकिंग में डील करती है एंड इसके साथ कंपनी रिसर्च सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेट 15.1 मिलियन क्लाइंट्स हैं। टोटल एक्टिव क्लाइंट्स 36.2% है जो कि 4.4 मिलियन होते हैं एंड ये इंडस्ट्री एवरेज के बराबर है जो है 36.4%। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कंपनी स्मार्ट जीटीटी एंड जीपीटी ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैटबॉट को डेवलप करने के लिए 62 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी का नाम एंजल वन है। बॉटम से कुछ अपरन दिखाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 1700 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी का पीई इंडस्ट्री पीई के आसपास ही है। इंडस्ट्री में मैसिव अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इस तरह की कंपनीज को भी कंसीडर किया जा सकता है एंड स्टॉक आज भी ओवर वैल्यूड नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देख लिया है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।